नाज़रीन आदाब, आज की ख़ास बात आंध्रा तेलंगाना के इस ख़ास शुमारे में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मरदमशुमारी के साथ हो रहे NPR की, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ ख़ास मेहमान भी। चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तेलंगाना में NPR पर अमल आवरी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रियासत में मरदमशुमारी के साथ NPR भी किया जाएगा। डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन तेलंगाना की जानिब से जारी करदा मकतूब में इस बात की वजाहत कर दी गई है कि मरदमशुमारी के लिए खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों को मरदमशुमारी के अलावा NPR की तैयारी के लिए बाकायदा ट्रेनिंग फराहम की जाएगी, और ट्रेनिंग का ये अमल फरवरी के आखिरी हफ्ते या फिर मार्च के पहले हफ्ते से शुरू कर दिया जाएगा। मरदमशुमारी और NRC का अमल 1 अप्रैल तक 30 सितंबर तक मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आला KCR जहां एक तरफ NPR के ख़िलाफ़ बयान जारी करते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर NPR के ख़िलाफ़ असम्बली में करारदाद मंजूर करवाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रियासत में मरदमशुमारी के साथ साथ NPR करने की हिदायत जारी कर दी जाती है, बाकायदा जियो जारी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात वाज़े हो जाती है कि वज़ीर आला KCR आवाम को गुमराह कर रहे हैं। रियासत के अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि रियासत में NRC पर अमल नहीं किया जा रहा, सिर्फ मरदमशुमारी ही की जा रही है। NPR न होने का तासुर बहुत बड़ी गलती है, और इन्हीं तमाम बातों पर हम आज अपने इस ख़ास मुबाहिसे में बातचीत करेंगे, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ ख़ास मेहमान भी। चलिए सबसे पहले हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, TRS लीडर हैं इफ्तिखार अहमद एडवोकेट, और हमारे साथ आपसे कुछ ही देर बाद जुड़ जाएंगे MBT के अमजदुल्ला खान खालिद साहब भी। तो चलिए सबसे पहले हम इफ्तिखार अहमद एडवोकेट साहब का इस्तकबाल करेंगे। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका अपने ख़ास बात आंध्रा के जो हमारा आज का प्रोग्राम है उसमें। और सीधा मेरा सवाल यही है, जिस तरह से मरदमशुमारी के लिए बाकायदा जियो जारी हो गया है, लेकिन आवाम तक ये बात समझ में नहीं आ रही है, हमारे इस चैनल के ज़रिए, इस ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए किस तरह से उनको समझाएंगे कि आखिर ये है क्या? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पार्लियामेंट में पेश किया गया मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, तो उस वक्त जिन जमातों ने मुखालिफत की उसके अंदर जो है TRS भी शामिल थी। TRS ने न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी इसकी मुखालिफत की। और आपने देखा कि हालिया म्युनिसिपल इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हुकूमत तेलंगाना यहाँ पर रियासत तेलंगाना के अंदर NPR का कोई अमल शुरू नहीं करेगी, और ना ही जो है हम NRC की फेवर में है बल्कि इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें उस वक्त कही, और बहुत आगे बढ़कर ये कहा कि ये जो अमल मरकज़ी हुकूमत कर रही है कि जो है तफरका पैदा करने की अवाम के दरमियान में, ये इंतहाई बदबख्ताना है, ये मुल्क को पीछे ले जाएगा। और जैसा कि अभी आपने कहा कि मरदमशुमारी के सिलसिले में जो जियो हाल ही में जारी हुआ है 1-2 दिन पहले, उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि सिर्फ जो सेंसस एक्ट 1948 है उसके तहत ये मरदमशुमारी होगी, और इसका किसी भी किस्म से जो है CAA से, NPR से और जो है NRC से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और इसमें जो सवालात 31 सवालात जो दिए गए हैं उसके अंदर कहीं भी जो है यानी वालिदैन की जाए पैदाइश या फिर उनके मुकाम पैदाइश के बारे में कोई सवाल जो है नहीं पूछा जा रहा है। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जो जियो जारी किया है 31 सवालात के साथ साथ, इसके अंदर ये बातें नहीं है जो NPR के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि आम मरदमशुमारी है जो हर 10 साल के अंदर होती है, जिस तरह से जो है 2011 में गुज़िश्ता में यहाँ पर मरदमशुमारी हुई थी सारे मुल्क के अंदर, तो इसी का ये हिस्सा है, इसी की एक कड़ी है। इसका कोई ताल्लुक जो है मैं समझता हूँ कि NRC से नहीं है, ये मेरा अपना ख्याल है।
ठीक है इफ्तिखार साहब, इसीलिए हम आपसे ये बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट भी आई है कि जिस तरह से आज वारंगल या फिर आदिलाबाद के जो कलेक्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि ये सीधे सीधे एनपीआर है, तो कुछ वजाहत नहीं हो पा रही है कि आखिर ये है क्या, और इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हुकूमत की जानिब से आपको नहीं लगता कि ख़ास वजाहत की ज़रूरत है? लोग बहुत ज़्यादा पशोपेश में मुब्तला हो गए हैं। आपने जो बात कही है उसको हमने भी पॉइंट आउट किया है। जिन कलेक्टर्स को इस बात के सिलसिले में तफसीलात फराहम नहीं है या वो अदम मालूमात की वजह से कुछ ऐसे बयानात देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हुकूमत की जानिब से भी इस सिलसिले में ज़रूर वजाहत की जाएगी और हुकूमत जो है कलेक्टर्स की भी जो है कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है यहाँ पर मुनक़िद करके वाज़े तौर पर अहकाम देगी। और हम भी हुकूमत से हम ये ख्वाहिश करेंगे कि ज़रूर जो है ऐसे खदशात पैदा करने की कोशिश जो ओहदेदार करते हैं उनके ताल्लुक से भी वो संजीदगी से गौर करे और उनको भी वाज़े तौर पर अहकाम करे कि ये जो अमल आप शुरू करने जा रहे हैं जो सेंसस का, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आम जो मरदमशुमारी होती है हर 10 साल में, उसी के सिलसिले की एक कड़ी है। अवाम के अंदर भी इस सिलसिले में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है और अहदेदारों को भी वाज़े तौर पर अहकाम जारी करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इस सिलसिले में कोशिश की जाएगी। जी इफ्तिखार अहमद साहब, हमारे प्रोग्राम का भी मकसद यही है क्योंकि आप खुद माहौल को देख रहे हैं कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा खदशात हैं, उनकी तशवीश भी लाहक है, और ऐसे में अगर इस तरह से सेंसस जो है मरदमशुमारी उसका किया जाना कहीं ना कहीं लोगों को बेहद ज़्यादा तशवीश और अगर मैं ये कहूँ कि खौफ में मुब्तला कर रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। हमारे साथ एक और हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं, एमबीटी लीडर हैं अमजदुल्ला खान खालिद साहब। खालिद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास पेशकश में और आपसे भी जानना चाहेंगे, आप ख़ुद तमाम तर चीज़ें देखते रहे हैं और लोगों में बेहद तशवीश पाई जा रही है लेकर कि क्या ये एनपीआर है, क्या ये एनआरसी की जानिब एक कदम है या फिर वाकई में सीएए की जानिब कदम है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बरकरार है, मानेंगे आप? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है बल्कि सीधा सीधा आवाम को धोखा है और कहीं ना कहीं मरकज़ी हुकूमत में दबाव में है तमाम रियासती हुकूमतें, चाहे वो तेलंगाना बोलिए, आंध्रा बोलिए या महाराष्ट्र बोलिए, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत की अगर ये लोग बात नहीं सुनेंगे तो इनके जो पेंडिंग टैक्सेस है या जो भी इनके प्रोजेक्ट्स के बिल है तमाम रुक जाने वाले हैं। तो कोई खुलकर बीजेपी का साथ दे रहा है, कोई धोखा देकर आवाम को बीजेपी का साथ दे रहा है। आज से कुछ दिन पहले मैंने सेंसस कमिश्नर के ऑफिस पर गया था और हमारे जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर को तो मैं रोज़ाना जाते रहता हूँ। तो इसमें जो है कि मुकम्मल तैयारी है। जो सेंसस का नया फॉर्म आया है उसके अंदर जो है 10 कॉलम एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं जिसमें वालिदैन की प्रूफ ऑफ बर्थ भी पूछा जा रहा है। अगर कोई ये कह रहा है कि वो आप नहीं देना, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वक्तिया तो ये लोग पूरा डाटा कलेक्ट कर लेंगे, इसको फीड करेंगे। उसके बाद में जो है जो अपने वालिदैन की डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं दे सकेगा उसको इंडिविजुअल नोटिस आएंगी और बाज़ाफ्ता हर कलेक्टर, हालिया में जो कमिश्नर सेंसस है यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रहता वो सेंसस ऑफिसर रहता है, इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंसस कमिश्नर है उसके तहत रहते हैं लोग। तो इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट उनको बुला के कोई ट्रेनिंग देने से कुछ नहीं होता, कुछ बोलने से नहीं होता। तो इसमें यह है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का भी नरम रवैया, दबावा रवैया तमाम स्टेट्स का आ रहा है इसमें। तो अब जो इसमें नहीं देंगे सेंसस के फॉर्म में जो 10 कॉलम में से 8 कॉलम नहीं बनेंगे उनको तहसीलदार से इंडिविजुअल नोटिस आएंगी कि आपने ये नहीं दिया। जब आप तहसीलदार की भी नहीं नोटिस पर भी नहीं जाएंगे तो यू विल बी डिक्लेयर्ड एज ए डाउटफुल सिटीजन। और खुला अलग ऐलान है कि सेंसस फॉर्म पर ही एक नीचे लाइन आ रही है कि दिस सेंसस डेटा विल बी यूज्ड टू अपडेट एनपीआर। उसमें खुला वाजे है उसमें। और एनपीआर की आप वेबसाइट निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनआरसी,
ये तमाम जी। बात वाज़ेह है, क्योंकि एनआरसी के ताल्लुक से हुकूमत या बीजेपी मरकजी सरकार बदनाम हो चुकी है, अवाम में एक डर और खौफ पैदा हो गया है। तो उसको अमजदुल्ला खान खालिद साहब, यहाँ पर अवाम को एक बेवकूफ बात और बनाने के आपसे लिए जानना चोर चाहेंगे। दरवाजे से जो है, अभी तक मुख्तलिफ रियासतों में हमने देखा कि करारदाद जो है वो भी मंजूर की गई है, बहुत सारे और भी अलल ऐलान बातें की गई हैं, लेकिन तेलंगाना में सिर्फ बयानात की हद तक ही ये तमाम चीज़ें रह गई हैं। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अभी भी जो यहाँ की हुकूमत है वो पूरी तरह से अवाम को जो खदशात हैं उनको दूर नहीं कर पा रही है, करारदाद तक यहाँ पे पेश नहीं की गई? अमजदुल्ला साहब, देखिए इसमें यह है कि हमारे केसीआर साहब जो है एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक आदमी हैं, तो ये जो है दीवार पे की बिल्ली बनकर बैठते कभी भी। आप देखिए इनके जो भी बल्दिया इलेक्शन के बाद में जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये वाजे किए कि सीए जो है आवाम के खिलाफ में है, इसलिए मैंने खिलाफ में ओढ़ दिया। जिस तरीके से दूसरी रियासत में जैसा केरला के चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बाज़ाफ्ता रोड पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रहे हैं, असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। 13 रियासतों में असेंबली में रेजोल्यूशन पास की गई है, तमाम 13 नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो है। तो इसमें यह है कि हमारे केसीआर साहब की पॉलिसी बिल्कुल यह है कि जहां पर कहीं ना कहीं से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद एडवोकेट साहब, क्या कुछ जवाब देंगे आप भी तमाम चीजें सुन रहे हैं और ये बिल्कुल बजा सवाल है कि ना करारदाद आई है, कई मुकामात पर जो एहतजाज हो रहे हैं उनकी भी इजाजत नहीं दी गई है और कई बार हमने बयानात सुने हैं, ये भी कहा जा रहा है कि तमाम तर चीजें जो हो रही हैं वो मरकज की जानिब से की जा रही हैं। तो आखिर हमारी रियासती हुकूमत कर क्या रही है? इफ्तिखार साहब, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि जो जियो हुकूमत तेलंगाना ने जारी किया है उसके अंदर कहीं भी ये बात नहीं है, कहीं भी जो है वालिदैन का जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा गया है और ना ही जो है उनकी जाए पैदाइश कहाँ पर वो पैदा हुए, वो सवालात इसके अंदर है ही नहीं। जो आम सवालात हैं जो सेंसस के होते हैं उन्हीं 31 क्वेश्चंस को उसके अंदर रेस किया गया है। तो मैं ये मान रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ और आवाम को भी ये समझना चाहिए कि जब ये सेंसस का अमल शुरू होगा तो न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम जो तबकात हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससी एसटीज हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, किसी से भी ये सवालात नहीं किए जाएंगे। तो जो 4.5 करोड़ आवाम जो तेलंगाना में बसती है उन तमाम का जो डाटा है एक ही तरह का डाटा होगा। तो मैं समझता हूँ कि क्या मरकजी हुकूमत क्या 4.5 करोड़ जो आवाम है जिन्होंने ये सारी चीजें पेश नहीं की, क्या तमाम लोगों से ये कहेगी कि भाई ये डाउटफुल सिटीजन है या डाउटफुल वोटर्स हैं? तो मैं ये समझता हूं कि ये जो अमल शुरू किया गया है, जो 31 सवालात जो दिए गए हैं जियो के अंदर, उन्हीं के ऊपर ही अमल करते हुए यहाँ के स्टेट के जो अहदेदार हैं या जो हुक्काम हैं उनको जो है सेंसस का अमल करना पड़ेगा। और जब ये डाटा बनेगा तो इस डाटा को लोग जो है मरकजी हुकूमत को या सेंसस को रवाना करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि दूसरी रियासतों के लिए भी ये मशले रहा है कि भाई जो सेंसस का जो तरीका है सेंसस एक्ट 1948 के तहत वो इसी तरह किया जाता है। और करारदाद के ताल्लुक से भी लोग सवाल ही कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, करारदाद के ताल्लुक से भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर क्यों इतना लेट हो गया, इतनी ताखीर क्यों? नहीं बिल्कुल, अभी तो असेंबली का सेशन भी चल नहीं रहा है ना, तो जब भी होगा तो हमें उम्मीद है कि जरूर यहाँ भी खुसूसी इजलास भी कई रियासतों ने तलब किया है। इफ्तिखार अहमद एडवोकेट साहब, खुसूसी सेशन भी बुलाया गया है और खास तौर पर इस जानिब कदम उठाया गया है, फिर हमारी रियासत पीछे क्यों? हमें उम्मीद है कि तेलंगाना असेंबली के अंदर भी जरूर जो है एनपीआर के खिलाफ और जो है सीए के खिलाफ जो है करारदाद मंजूर होगी। और मैं ये समझता हूं कि हर 10 साल में जो आम सेंसस होते हैं जहां पर मरदमशुमारी, जैसा कि अभी मैं एक बात यहां पर वाज़े तौर पर कहना चाहूंगा कि जब 2014 में यहां पर तेलंगाना की रियासत तश्कील हुई तो पहली मरतबा यहां पर जो है एक हाउस होल्ड सर्वे हुआ, इंटेंसिव हाउस होल्ड सर्वे के नाम पर भी यहाँ तेलंगाना में एक घर घर सर्वे हुआ और वहां पर भी यही सवालात पूछे गए। तो मैं ये समझता हूं कि जो आवाम की जो समाजी और माशी हालात हैं उसको जानने के लिए जरूरी होता है कि हर 10 साल में मरदमशुमारी हो
और मरदमशुमारी के खिलाफ कोई नहीं है, मुसलमान भी उसके खिलाफ नहीं है, बिल्कुल। मगर मुसलमान खिलाफ इस बात के हैं कि जो मरकजी हुकूमत की जो साजिश है, जी, जी। जो एनआरसी के जरिए जो मखसूस तबके को टारगेट बनाकर वो करना चाह रही है, उसके सब मुखालिफ हैं। खुद जो है तेलंगाना हुकूमत भी मुखालिफ है और केसीआर भी मुखालिफ है। और ऐसा कोई अमल इफ्तिखार अहमद साहब, एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब, क्या कुछ होमवर्क जो है वो किया जा रहा है सरकार की जानिब से? इफ्तिखार साहब, एक छोटी सी बात आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि अगर पोलियो के लिए भी लोग जा रहे हैं सरकारी तौर पर, लोग उनसे भी खौफजदा हैं। अगर कुछ सर्वे करवाने के लिए भी लोग जा रहे हैं, उनसे भी खौफजदा हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक आम हिंदुस्तानी वो यही सोच रहा है कि नहीं, कोई भी सर्वे हो रहा है, कोई भी अगर मर्दमशुमारी की बात की जा रही है, सीधे सीधे वो सीएए या फिर एनपीआर या फिर एनआरसी से उसको जोड़कर देखा जा रहा है। इसके लिए क्या आपको नहीं लगता है खास होमवर्क की जरूरत है तेलंगाना रियासत को? जरूरी है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जो माहौल जो गुज़िश्ता चंद महीनों से चल रहा है, ये इंतहाई बदबख्ताना माहौल है। मुल्क के अंदर ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। जो मरकज की हमारी जो हुकूमत है वो अवाम दुश्मन हुकूमत है, और अवाम के जो बुनियादी मसाइल है उससे जो है तवज्जो हटाने के लिए जो है मरकज की हुकूमत की अगर हम बात यहाँ पर ना करें, हम यहाँ रियासती हुकूमत की बात करें, रियासती तौर पर हम एक आम हिंदुस्तानी को कैसे ये समझाएंगे? और खासतौर से टीआरएस की ये बड़ी जिम्मेदारी बन रही है कि वो ये समझाए कि भाई जो भी हो रहा है वो बाकायदा उन्हीं के सेंसस की वजह, मर्दमशुमारी के लिए किया जा रहा है। ये सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए किया जा रहा है, एनपीआर का कोई हिस्सा नहीं है। क्योंकि अब तक जो जियो हमारे सामने आया हुआ है उसके अंदर जो 31 सवालात पूछे जा रहे हैं, उसके अंदर इस बात का कहीं जिक्र नहीं। ये कोई टैली नहीं कर रहा है एनपीआर से। तो ये आम सेंसस है। एनपीआर के जो सवालात जो सेंसस जो करवाना चाह रहे हैं वो लोग एनपीआर के जरिए, जो यानी एनआरसी की शुरुआत के तौर पे, वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। अमजदुल्ला खान खालिद साहब, देखिए लगातार हम उनसे यही इफ्तिखार साहब से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शुकूक व शुबहात है उनको हम कैसे दूर करेंगे, मगर फिर वो तमाम चीजें जो हैं वो मरकज पे डाल दी जाती हैं। रियासती हुकूमत की क्या कुछ जिम्मेदारी बन रही है? क्योंकि ये तो आप भी देख रहे हैं कि जो भी सर्वे किया जा रहा है, अगर आवाम तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है तो आवाम कहीं ना कहीं शुकूक व शुबहात में मुब्तला है, उसको दूर करने की बेहद यहाँ पर ज़रूरत है। अमजदुल्ला साहब। नहीं मैडम, यहाँ पर कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि हकीकत है। ये मेरे सामने जो है, ये हमारे वरंगल कलेक्टर का ऑर्डर है डेटेड 8/2/2020। इसमें क्लियरली मेंशन है कि आई इनवाइट अटेंशन टू द सब्जेक्ट साइटेड एंड टू इन्फॉर्म दैट सेंसस ऑफ इंडिया 2021 वुड बी कंडक्टेड इन 2 phases. 1 हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस फ्रॉम April 2020 to September 2020, and the national population registrar will also be updated along the house listing and house census. जी। तो इसमें वाजे है कि ये सेंसस के काम के साथ साथ जो है एनपीआर का भी काम होगा। इफ्तिखार साहब, कोई आईएएस ऑफिसर का ऑर्डर है, आपके जवाब चाहेंगे? देखिए तमाम तर चीजें जो है आपके सामने मौजूद है। इफ्तिखार साहब, यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अमजदुल्ला खान खालिद साहब बहुत ही सीनियर हैं और अवामी ऐसे चीज़ों के अंदर बहुत एक्टिव रहते हैं और वो उनकी नज़र रहती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो एनपीआर में जो सवालात दिए गए हैं, वो सवालात ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जियो में नहीं है, जो जिनसे अवाम खौफजदा है और वो पेश नहीं कर सकते, और ये खदशात हैं कि जो है आगे चल के जो है सिटीजनशिप के ऊपर ही सवाल उठेगा। तो ऐसे सवालात को इसके अंदर नहीं रखा गया है। ये तो वो सवाल है जो अभी सामने आ रहे हैं। अमजदुल्ला खान खालिद साहब का ये कहना है कि 2 फेज में होगा। आप उनकी बात एक बार फिर से सुनिए। अमजदुल्ला साहब, एक बार फिर से आप अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखिए। क्लियरली है इसके अंदर कि आई इनवाइट अटेंशन टू द सब्जेक्ट साइटेड एंड टू इन्फॉर्म दैट द सेंसस ऑफ इंडिया 2021 would be conducted in 2 phases. 1 house listing and housing census from April 2020 to September 2020. जी. And the national population registrar will also be updated along with the house listing and housing census
population enumeration from 9th February 2021 to 28th February 2021। हमारे वकील साहब ये बोल रहे हैं कि मरकज के जो सवालात हैं हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो मरकज का कानून रहता वो स्टेट गवर्नमेंट लागू करती, कोई यहाँ का सेंसस पॉपुलेशन काउंट अलग या मरकज का अलग नहीं है। वहां से जो फॉर्म आता है, अगर आप वो फॉर्म नहीं भरेंगे जी, आप वो 10 कॉलम नहीं देंगे, आप अपने वालिदैन के या ग्रैंडफादर्स का बर्थ प्रूफ नहीं देंगे, तो आपका कॉलम खाली छोड़ने के बाद में जो है जी। आपको एक नोटिस आएंगी तहसीलदार से जी। और आप डाउटफुल अमजदुल्ला सिटीजन हो साहब, जाएंगे। यहाँ पर एक आप और जैसे ही बात डाउटफुल जानना सिटीजन चाहेंगे। होंगे, शिनाख्ती कार्ड आपकी जो एक है फाइल पुलिस वो डिपार्टमेंट नहीं को दिखाया जाएगी। जाएगा, वो नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आप जो बोलेंगे, जो सवाल का ये जवाब जो देंगे सवालात वो तो लिखा डिलीट जाएगा। किया ये भी गया बात जो सामने आ सवालात रही है। पूछे नहीं जा रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो सवालात जो एनुमरेटर्स आएंगे वो आम से ये सवालात ही नहीं करेंगे तो कोई जवाब देंगे ही नहीं, और जो सवालात पूछे जाएंगे उन्हीं का जवाब देंगे। जब उन्हीं का जवाब देंगे तो मैं ये समझता हूं कि पूरे 4.5 करोड़ जो अवाम है तेलंगाना के अंदर, ये जो हाउस होल्ड सर्वे होगा वो सिर्फ और सिर्फ 31 सवालात पर ही मुश्तमिल होगा। किसी से भी इससे बढ़ के एक सवाल भी नहीं पूछा जाएगा और ना कोई तफसीलात फराहम की जाएंगी। और जब तफसीलात ली नहीं जाएंगी तो ये सवाल मेरा भी ये है कि क्या मरकजी हुकूमत 4-4.5 करोड़ जो तेलंगाना के अवाम है, क्या तमाम लोगों को जो है क्या डी सिटीजन्स की लिस्ट में डालेगी या डी वोटर्स की लिस्ट में डालेगी? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा वो करना चाह रही है तो पहले इस अमल को जो है रोकने के लिए अगर वो चैलेंज करती है तो उसका मुकाबला भी हुकूमत करेगी। नहीं साहब, आप बोल रहे हैं कि 4.5 करोड़ अवाम के लिए क्या अवाम मरकजी सबको डाउटफुल सिटीजन, यहाँ 4.5 करोड़ अवाम को टारगेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। 4.5 करोड़ अवाम अगर डाटा नहीं देती है तो उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अगर कोई मुस्लिम अगर डाटा नहीं देगा तो उसको नोटिस इश्यू होंगी। यहाँ पर वाजे है। आसाम में क्या हुआ देखिए, आप पहले जो एनपीआर में 40 लाख लोगों का जो नाम आया, नाम इंक्लूड नहीं था, फिर बाद में एनआरसी में फिर 16 लाख का आया, तो सिर्फ टारगेट कौन है? मुस्लिम ही है। अब जो आसाम में जो डिटेंशन सेंटर में है, परसों मरकज से एक ऑर्डर आया कि जितने नॉन मुस्लिम से सबको रिहा कर दो, मुसलमानों को नहीं। तो ये आप ये बोलिए कि तेलंगाना गवर्नमेंट ये सेंसस में क्यों कोऑपरेशन कर रही? पूरा गवर्नमेंट जैसा वेस्ट बंगाल केरला की गवर्नमेंट बोल दी कि हम सेंसस में भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे। आप वाजे करिए, आप एक जियो निकालिए कि सेंसस का अपडेशन विल नॉट बी यूज्ड फॉर एनपीआर बोल के आप वाजे करिए। इफ्तिखार अहमद एडवोकेट साहब, देखिए बहुत सही उन्होंने बात कही है कि हुकूमत की जानिब से वजाहत क्यों नहीं आ रही है। माहौल जब ऐसा चल रहा है तो कम से कम एक वजाहत तो आनी चाहिए, कोई बयान तो आना चाहिए, कोई जियो तो आना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है उन तमाम लोगों की हिफाजत के लिए भी जो कि सर्वे के लिए जाएंगे, क्योंकि कहीं खुदा न खास्ता अगर उनके साथ कोई बदतमीजी बदसलूकी की जाती है तो उनकी हिफाजत का जिम्मेदार कौन होगा? इफ्तिखार साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसा कि अभी वरंगल कलेक्टर की बात अमजद भाई ने कही है कि ऐसे जो ओहदेदार जो सर्कुलर्स इशू करते हैं तो इसको जरूर जो है हुकूमत की नोटिस में ले जाया जाएगा और हुकूमत से जो है ये जरूर अपील की जाएगी कि इस सिलसिले में जरूरी वजाहत करे और ऐसे ओहदेदारों को भी पाबंद करे कि जो अमल अगर किया जा रहा है तो ये 31 क्वेश्चंस के ऊपर ही होगा, इससे ना ज्यादा कुछ एक इंच भी या एक सवाल भी बढ़ के होगा और यही अमल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इस सिलसिले में जरूर आप तमाम टीआरएस के कायदीन जो है सीएम साहब को ये एडवाइस करिए कि साहब अगर हम ये सेंसस को ही बायकॉट करेंगे, हम ये सेंसस में हमारा स्टेट गवर्नमेंट नॉन कॉपरेशन, क्या आप बताइए अगर स्टेट गवर्नमेंट नॉन कॉपरेशन करेंगी तो क्या मरकज से हेलीकॉप्टर से लाके क्या पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लाके यहाँ करवाएंगे? बताइए आप। जैसा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट क्लियरली बोल दी, आपके केरला की गवर्नमेंट क्लियरली बोल दी कि इवन हम सेंसस में भी कॉपरेशन नहीं करेंगे। वाई हमारे सीएम साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं ये बात? कहीं बोल रहे हैं हम 10 सवाल करेंगे, यही कहीं बोल रहे हैं हम जानना 15 सवाल करेंगे। यहाँ के लोग जानना चाह रहे हैं आप वो दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? अब आप दरवाजा जब खोलेंगे तो उसमें हवा आएंगी अंदर, उसमें खराब हवा भी आएंगी, अच्छी हवा भी आएंगी। आप क्यों डट के नहीं बोल रहे हैं साहब कि हम वी विल बायकॉट दिस सेंसस? अमजदुल्ला साहब, इफ्तिखार साहब का जवाब सुन लेते हैं। कायदीन जाइए। अमजदुल्ला साहब, इफ्तिखार साहब का जवाब सुन लें। जी इफ्तिखार साहब।
खदशात जो है जितने भी खदशात अवाम के हैं और कायदीन के हैं, ज़रूर इसके ऊपर जो है तवज्जो दी जी। जाएगी और इसको ज़रूर जो है चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में भी लाया जाएगा और वाज़े तौर पर जब तक अहकामात जारी नहीं होंगे इस सिलसिले में ज़रूर कोशिश की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत और जो है चीफ मिनिस्टर ज़रूर इसके ऊपर जो है वजाहत देंगे। ठीक है, अमजदुल्ला साहब आपसे भी एक जानना चाहेंगे, एमआईएम की तरफ से अभी तक कुछ भी मौक़िफ़ साफ नहीं हुआ है, जबकि पूरे मुल्क में ख़ास तौर पर तहरीक चलाई जा रही थी, बहुत सारे एहतजाज हमने देखे थे जो ख़ास तौर पर मुनक़्क़िद किए जा रहे थे, लेकिन जब से ये जियो आया है उसके बाद से कोई रिएक्शन, कोई रद्द-ए-अमल एमआईएम की जानिब से नहीं आया। नहीं, आप देखिए एमआईएम का तो ऐसा है कि चोर को चुराओ, कुत्ते को भोंको, मालिक को होशियार रहो बोल रहे हैं वो लोग जो है, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं दबाव है, कहीं ना कहीं सीबीआई एनआईए से उनके फाइल खुल जाएंगे, इसलिए वो जो है कि एहतजाज में कहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। सारे मुल्क में शाहीन बाग कायम हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जो है हैदराबाद में शाहीन बाग कायम नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस के एक नोटिस आई है जॉइंट एक्शन कमेटी को, आप ये देखिए यहाँ पर आरएसएस की परेड हुई कुछ दिन पहले, नलगुंडा बस स्टॉप से लेकर दिलसू नगर तक कोई केस नहीं बुक किया गया, कोई परमिशन नहीं मिला। एनवीवीएस प्रभाकर बीजेपी एक्स एमएलए एक बड़ा जुलूस निकाले, बीजेपी के मरकजी वजीर और राजा सिंह जो है धरना चौक पर जलसा किए। आज से कुछ दिन पहले खुली कुतुब शाह स्टेडियम में जो है एक बड़ा जलसा होता है जिसके अंदर बाज़ाफ्ता पुराने शहर के लोकेलिटीज का नाम लेकर यह कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स का अड्डा है ये, और हैदराबाद की पुलिस कोई केस नहीं बुक करती, कोई गिरफ्तार नहीं। 1 मिलियन मार्च जब निकाला जाता है तो पुलिस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दबाव है कि परमिशन मत दिया जाए। हम कोर्ट को जाकर जब लाते हैं तो 25 केसेस बुक किए गए हर पुलिस स्टेशन जी में। तो बहरहाल हमारा ये जो प्रोग्राम है और ये जो मौजू है इस पर लगातार हम बात भी करते रहेंगे। आज चूंकि वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता, अपने दोनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अमजदुल्ला खान खालिद साहब, आपका भी, इफ्तिखार अहमद एडवोकेट साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में हिस्सा लेने के लिए। और हमारी आज की ये जो प्रोग्राम है ये यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमारी पूरी टीम